मेरा देवर नशा करता था। एक रात 15 साल के लड़के को अगवा करके घर ले आया और उसके साथ मैं उस लड़के को छुड़ाने लगी। देवर उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया। कुंडी लगाकर मेरे सारे कपड़े, पति जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वह ना रहे तो औरत की ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वे बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही देवर है। वह अंधेरी रात में कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जीत मेरा 20 साल का देवर था। घर का अकेला ही कमाने वाला था और वारिस भी। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी भी जीत की शादी उस लड़के से नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा इनकार करना था। जीत आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहाँ से भगा दिया, लेकिन मेरे हाथ पकड़कर वह मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वह सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुँह छिपाती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं तुम्हारी जैसी माँ हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ। वह मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जीत मेरे पति का भाई था, इसीलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड उठाए थे। इसीलिए खुदगर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया था कि जीत, तुम्हारी मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता था तो खुद ब खुद ही उसके अंदर ये सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती है। जीत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। वह पूरे घर में यूँ रहता था जैसे वह मालिक हो और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं आता कि उसने कभी मुझे भाभी कहकर कहा हो। मेरा नाम रीता है और वह मुझे रीता ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए जीत की ज़ुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने उसे फ़ौरन डांट दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे भाभी माँ कहा करो। लेकिन वह 7 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें रीता ही कहकर पुकारूंगा। उसका लहजा बहुत ख़राब हो गया था। कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद रीता। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। वह रोने लगा। उस वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकले। जीत से रोने की वजह पूछने लगे। जीत ने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे भाभी की बजाय रीता कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरे भाई पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे भाई पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया, स्टोव जलाया और जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं पूरी तरह से बिलबिला उठी थी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। जीत ये सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा जीत पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। एक बार फिर अपनी बीवी को बच्चे के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और आखिरकार जीत 10 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर ज़रा भी देर हो जाती तो तूफ़ान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सके थे।
कल की सब्ज़ी मौजूद थी। मैंने सोचा कि वह आज जीत को दे दूँगी। जीत जब स्कूल से वापस आया, मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया, कहने लगा, रीता, रोटी नहीं बनाई अभी तक? न जाने तुम इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है, लेकिन कल वाली सब्ज़ी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और ज़ोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैं नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन जीत की शायद अपने बाप की तरह बेरहम था। कहने लगा, ये ड्रामा मेरे सामने मत करे, उठ और चल खाना बना। मैं उसकी बात पर कान नहीं लगाया, क्योंकि मुझसे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस आ लौटता था, लेकिन आज शायद जीत के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी जब वो आया और मेरे बालों को पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज़ औरत, तुझे मैं इसीलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे भाई को भूखा रखेगी। ये कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली आई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना दिया था, मगर जीत ने मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही ना दिया था। और फिर गर्म तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, अब दर्द के टेस पूरे बदन में फैल चुके थे। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और दर्द के टेस मेरे पूरे बदन में दर्द करने लगी तो मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। उसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा। मुझे कुछ याद ना था। आँख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे कदम की आवाज़ सुनाई दी। जीत चलता हुआ किचन में आ गया था और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात न माने तो उसका यही हशर होता है। मुझे जीत से उस दिन से बहुत ज़्यादा ही नफ़रत हो गई थी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो वह सुनता रहा था। उसने तो अपनी माँ जैसी भाभी की जरा भी इज्जत ना रही थी। पति ने मुझे अगले कई दिनों तक कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसे ही हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं जीत की बात को कभी खाली नहीं जाने दिया था। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती, मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वह जीत से बहुत प्यार करते थे और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते थे। कहते थे कि जो जीत कहे वही करो, उसकी हुक्म का पालन करो, उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि भाई भाई को शिकायत को मौका ना दूँ। यूँ मेरी सारी हसरत को जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। जीत 12 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर उससे नफ़रत और बदतमीज़ी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज़ से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज़ वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर जीत बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कश ले रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट। मैं आगे बढ़कर जीत के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठे हो?
आने दो तुम्हारे भाई को, आज बताती हूँ। मगर जिद ने तो हद ही पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा और बगैर कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उस घड़ी हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा देवर था और अपनी भाभी पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से जीत की तरफ देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी भाभी नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा भाई झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी भाभी कहा तो मुझसे बुरा, इससे भी बुरा हशर करूँगा उसके मुंह से। आज जब ये सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये सच था कि मैं उसके भाई की दूसरी बेबी थी, मगर थी तो भाभी ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुंचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके जीत के भाई के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। जीत के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही उनके लिए खुशी से कम न था, क्योंकि वे अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान थी, मगर जीत के भाई पक्की उम्र के आदमी थे। मगर मेरे बाप ने जरा भी सोचे बगैर मेरी शादी जीत के भाई से कर दी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। जीत का एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका ना देना। ये ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी कि तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बात कर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वे कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि जीत उनसे बिना वजह के जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वे कुछ देर मेरे पास आए, हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर अचानक से जीत दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने भाई को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी ये नहीं कहा तुम मेरी बीवी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर की हर चीज़ की मालकिन हो। उसने कहा ये घर और मेरा सब कुछ जीत का है, वह इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब जीत के भाई आए तो मैंने जीत की हरकत के बारे में उन्हें साफ लफ्ज़ों में बता दिया। जीत तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझकर मुझे बस आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊँगा। जीत के भाई को शौक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी ना मिला। उल्टा वह मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे भाई के खिलाफ़ बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मैं तुम्हें अपने भाई की देखभाल के लिए यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या? जीत तो इसके हाल पर छोड़ देती तो वह और बर्बाद हो जाता। ये सब देखकर कभी खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेज़ी से गुजरता गया और जीत बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझे अपने सारे काम करवाया करता। पति को भी अब मुझसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। करता पति को भी अब मुझसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। जीत 15 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। ये सोचकर मैं खुश हो गई थी। ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन ये बात जीत से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह सुजाए बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठी और सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही लम्हे मैं मुंह के बल बहुत ज़ोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सरफ वाला पानी गिराया गया था।
मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब जीत हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, तो अपने खून को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, ले आज मैंने वह भी ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं रात तक वहीं रोती तड़पती रही। जीत घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया था कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। ये बात भी जीत ने ही उन्हें बताई थी। जीत अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और ख़राब हो चुकी थी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर भाई जी से पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदतें जैसे उसमें समा चुकी थी। उसकी संगत इतनी ख़राब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई, मगर जीत के भाई को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझते थे, मगर अब उनके जाने के बाद तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जीत तो वैसे भी कभी मेरा ना बना था, भला अब वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। भाई की मौत पर भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भाल कर ज़िंदगी के मज़े लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और बदतमीज़ी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। जीत उसे झट से चुप करवाने लगा। मैं कभी जीत को देखती तो कभी उस लड़की को। तो लड़की ने अगवा करके ले आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लीजिए, जीत मुझे मार देगा, ये ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। जीत गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। ये नौकरानी, चाहे मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होना देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे लिपटकर भीख मांगने लगी। वो मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। जीत का उस पर दिल आ गया और उसे मनाने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब न फंसी तो आज उसे ज़बरदस्ती उठाकर घर ले आया था। जीत इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को जीत से छुड़वाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की से जाती हरगिज़ नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह ढीठपन की हद पार करते हुए मेरे पास आया और देखते हुए बोला, क्या करेगी? तुम तो कर ही क्या सकती हो? नौकरानी मुझे धमकी देगी, इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़के को इधर करना, वरना मैंने जीत को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत का बताकर तुम्हारे खिलाफ़ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर जीत को जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी भाभी माँ ने उससे जुबान दराजी की है। वह गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत की मेरे सामने ज़ुबान चलाए। आखिर तुझे इतनी इजाज़त दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके। आज मैं तेरा वो हशर करूँगा कि दुनिया तेरी जैसी औरतें याद रखेंगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कि वह कुछ और कहती, जीत मुझे पकड़कर कमरे में ले आया और पिट पर पटक दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से जीत को देख रही थी। आखिर वह ऐसा भी करने क्या वाला था? दिमाग दुख रहा था, मैं काँप चुकी थी। आखिर में ऐसा भी सोचा जा सकता था? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म करो, माँ का दर्जा रखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अंधे मत बनो, तुम इंसान हो या जानवर। खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नरक में भी तुम्हें स्वीकार न करे। जीत बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वे सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही मगर उसकी भाभी थी और उसके मरे हुए भाई की बेबी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से जब दबोच कर गालियाँ बकता हुआ मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। जीत जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने साइड टेबल पर मौजूद गमला उठाया और जीत के सर पर दे मारा। मैंने उसे जीत के सर पर कई बार मारा। जीत गिरकर तड़पने लगा। खून की धारें निकलकर आसपास बहने लगी थी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं हाँफते हुए जीत को देख रही थी और आखिरकार उसके सर पर दोबारा गमला पटकते हुए बोली, थू है तुम पर और तुम्हारे पैसों पर। तुम तो नासूर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तो इंसान नहीं सपोला है जिसे दुनिया जहाँ की इज्जत और मोहब्बत देखकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। जीत ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था मगर मैं वहीं ज़मीन पर सहम कर गिरी रो रही थी। जीत की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीज़ी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह से फट चुके कपड़े मुझे घिन आई थी। जिससे वह तड़प कर अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया मगर मैं यूं ही बुत बनी बैठी उसे देखती रही। जीत मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था।